Hello everyone, I welcome you all on behalf of IIT Ashram, a name that needs no introduction. स्पेशली जो लोग बड़ौदा से हैं, आप IIT आश्रम के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। एक बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। 20 साल से कंसिस्टेंटली हमने टॉपर्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लीडिंग इंस्टीट्यूट में दो वजह से क्लेम करता हूँ। फर्स्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई, सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको बड़ौदा में मिलेंगे IIT आश्रम से। सेकेंड, कन्वर्शन रेशियो, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं उसमें से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, वो नंबर सबसे ज़्यादा। अगली बात करें कि भाई खोज एग्ज़ाम की, तो ये खोज एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं। ये एग्ज़ाम एक्चुअली हम 16 साल से कंडक्ट कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम जो है ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी खोज ख़त्म होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर्स के लिए, और हमारी एंड होती है अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश में। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आ जाते हैं। खोज एग्ज़ाम आपने दिया होगा एंड आई बिलीव आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। उसके पीछे दो रीजंस मुझे लगते हैं। फर्स्ट थिंग, इस साल के अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मोर और लेस आपके टर्म एग्ज़ाम्स, और कुछ लोग के आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की होगी। लास्ट ईयर आपने, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो उसके कॉन्सेप्ट भी फ्रेश होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर आपका पेपर लास्ट ईयर के कुछ पार्ट पे और करंट ईयर के कुछ सिलेबस पे बेस्ड है तो आपका अच्छा परफॉर्म करना तो डेफिनेट है ही, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। खोज एग्ज़ाम देने के 3 रीज़न हैं। फर्स्ट, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं अगेंस्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स इन बड़ौदा अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चे से देते हैं। नंबर कुड वेरी, पर बड़ौदा के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको पता चलता है। सेकंड, आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में कैसी है उसका आपको एक आइडिया लगता है, और यहाँ से कितना आपको इम्प्रूव करना है फाइनल एग्ज़ाम्स तक, वो भी थोड़ा सा एक पता चलेगा आपको। तीसरा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आपने खोज एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपके ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने 29 अक्टूबर से पहले रजिस्टर किया तो आपको एडिशनली 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड आप 40% स्कॉलरशिप के हकदार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, तो उसका सबसे बड़ा या सबसे आसान तरीका हो सकता है आप 29 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लें, तो आपकी स्कॉलरशिप 40 से बढ़ के 45 हो जाएगी। अगर आप 60% स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, मतलब मिल रही है थ्रू खोज, तो 5% उसमें और जोड़ लीजिए, तो दैट मेक्स इट 65%। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। स्कॉलरशिप जो आपको एग्जिस्टिंग मिल रही है उसको और थोड़ा सा 5% बढ़ाया जा सकता है। तो होप टू सी यू सून, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ IIT आश्रम। ये खोज का जो सेकेंड फेज़ का टेस्ट पेपर था जो आपने दिया है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। तो सेकेंड फेज़ का जो पेपर है इसका हम एक बार सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इजी टू मॉडरेट मैं इस पेपर को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे जो सिटर्स टाइप के थे, एटलीस्ट 3 से 4 आप बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो थे टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसमें आपको कैलकुलेशन काफ़ी करना था। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत मुश्किल नहीं थे, स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड थे, बट कैलकुलेशन पार्ट में टाइम ज़्यादा जाता। अब अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चंस आपको बिगिनिंग में मिल जाते हैं पेपर में, तो आपका टाइम काफ़ी जा सकता है और बाद के पेपर्स में आपको सॉल्व करने के लिए समय कम बचता। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि भाई मुझे शुरू में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पिक करने हैं, मैं शुरू में बाकी क्वेश्चंस पिक कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, और वापस मैं टुवर्ड्स द एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूँ। चलिए देखते हैं, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस विद ए ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्रीज। तो ग्लांसिंग एंगल क्या है? ग्लांसिंग एंगल होता है अगर ये एक सरफेस है और इस पर अगर आपकी लाइट रे इंसिडेंट है, ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सभी जगह होल्ड करते हैं, तो यहाँ भी करेंगे। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की और यहाँ से आपने एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच का एंगल है जिसको हम थीटा डिग्री से डिनोट कर देते हैं, विच इज
30। अब आपसे पूछा एंगल ऑफ डिविएशन क्या है। अब ये अगर एंगल 30 है और ये नॉर्मल है तो ये एंगल हमारा 90 था, तो बचा हुआ एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं 90 में से 30 माइनस करके। तो 90 में से अगर 30 माइनस कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका आ गया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, तो एंगल आई भी आपका 60 डिग्री होगा। अब अगर मैं निकालता हूँ एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, तो अगर ये सरफेस नहीं होता तो लाइट रे सीधा प्रोसीड करती, लेकिन ये लाइट रे इस सरफेस की वजह से इस एंगल से आप कह सकते हैं बेंड हो गई। तो मुझे ये पर्टिकुलर एंगल कैलकुलेट करना है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, या फिर इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा या डी से। अब अगर हम बात करें डी कितना है, तो बहुत ही सिंपल सा, अब ये मैथ्स का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो गया आपके लिए कि टोटल एंगल होता है 180, उसमें से 60 एंड 60 आपको माइनस करना है, जिसको मैं लिख सकता हूँ इट इज 2 टाइम्स ऑफ आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू 60 है। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो दिस इज नाउ 2 × 60 माइनस किया 180 में से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है 60 डिग्री है और ये एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। चलिए मूविंग ऑन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, दिस कैन बी ए स्पीड ब्रेकर। अगर हम सॉल्व करने गए रेगुलर मेथड से तो ये समय लेगा, बट एनीवे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एज शोन बिलो। डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, such that virtual images are formed on the same plane। एक ही प्लेन पे इमेजेस बनेंगी। अब ये जो कॉन्केव मिरर है, ऑब्वियस है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है इसके फोकल लेंथ के अंदर रखा होगा तभी वर्चुअल इमेज बनती है, राइट। एंड जहां पे भी वर्चुअल इमेज बन रही होगी कॉन्वेक्स मिरर की वजह से भी उसी प्लेन पे इमेज बनेगी। दोनों के फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ अगर देखा जाए कॉन्केव मिरर का तो आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, एंड इसको हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आपको 6.5 दिया है और कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ, इसको f1 डिनोट करते हैं, इसको f2, सो दिस विल बी प्लस, कैन आई राइट 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज हमें समझना है कि फोकल लेंथ आपके पास है, कैन वी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। कॉन्केव मिरर से अगर हम देखें, कॉन्केव मिरर से अगर मैं चेक करता हूं तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो यहां से लेके पोल तक का होगा। सो दिस इज योर u फॉर कॉन्केव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो उसका ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से। इसको मैं u2 डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं u1 डिनोट करता हूँ। एंड लेट्स अज्यूम जो इमेज कहीं बन रही है वो इसी लाइन पे आगे जाके कहीं एक फोकल प्लेन होगा। इस प्लेन में इस कॉन्केव मिरर की वजह से भी एक इमेज बन रही होगी एंड एक कॉन्वेक्स मिरर की वजह से भी कोई इमेज बन रही होगी। ये दोनों सेम प्लेन में बन रही हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, वी यूज मिरर फॉर्मूला। दोनों ही केसेस के लिए मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए कॉन्केव मिरर के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 40, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/40। फोकल लेंथ कॉन्केव का नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। u की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 11 है और इसको नेगेटिव लेना है बिकॉज ये पोल से लेफ्ट साइड की तरफ है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रे। v हमें कैलकुलेट करना है तो 1/v एंड प्लस कैन आई राइट 1/-11। अब v यहीं रिटेन करते हैं, 11 को दूसरी साइड ले आते हैं एंड साइड स्वैप कर लेते हैं। तो व्हाट आई गेट इज 1/v इज इक्वल टू 1/11 माइनस 1/40। दोनों का एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 440
ऊपर आपका आ जाएगा 40 माइनस 11, इसको सॉल्व करें तो आएगा 29/440। ये हो गई आपकी 1/v की वैल्यू। अब अगर मैं कैलकुलेशन पे जाता हूँ तो v को अगर कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 440 डिवाइडेड बाई 29, इसकी वैल्यू करीब करीब 15.17 सेंटीमीटर आती है। अब अगर ध्यान से देखें इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी दूर है तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ कि दिस इज ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस मुझे मिल गया है फोकल प्लेन का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक 15 है सेंटीमीटर। अब इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड वाले केस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मेरा जो है वो x + 11 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे u2 की अगर मैं जो बात करूँ तो कैन आई राइट दिस विल बी x + 11, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो आई राइट इट विद अ माइनस साइन। और v की अगर हम बात करें, इस फोकल प्लेन पे अगर इमेज बन रही है तो ये डिस्टेंस जो बचा हुआ रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 15 में से x माइनस करेंगे तो दिस विल बी 15 माइनस x, और ये मेरा हो जाएगा v2। अब इन वैल्यूज के साथ अगेन मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम इफ आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और इसको सॉल्व करते हैं तो आई हैव 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f के बदले आई कैन राइट प्लस 6.5, v के बदले वी कैन राइट 15 माइनस x, एंड u के बदले वी कैन राइट माइनस x प्लस 11। ये वैल्यूज को यहाँ प्लग इन करते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा 1/6.5 इज इक्वल टू v, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा था 15 माइनस x एंड प्लस u जो है दैट इज माइनस x प्लस 11। अब अगर ध्यान से देखें इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/6.5 को आई कैन राइट 2/13, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/15 माइनस x माइनस ऑफ 1/x प्लस 11। अब इनका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो आपको समझ में आ रहा है, विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा विच विल टेक टाइम। तो मैं यही कह रहा था कि ये वाला प्रोसेस मुझे नहीं करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, इससे मनाही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। घर पे आप आराम से टाइम रहे इसको बैठ के सॉल्व करें, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें आपको इंटीग्रल रूट्स मिले, तो हो सकता है वो अगेन आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहे। अब लॉजिकली मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये टोटल डिस्टेंस देखा जाए इस मिरर से, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये डिस्टेंस हम ध्यान रखते हैं कि दिस इज 15। ये डिस्टेंस जो मैंने आप एक फोकल प्लेन बनाया था जिसमें इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस जो है यहां से 15 सेंटीमीटर था। तो सिंपल सा लॉजिक बोलता है कि जब कॉन्केव मिरर और फोकल प्लेन के बीच का डिस्टेंस 15 है तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बीच का डिस्टेंस x हैज टू बी लेस देन 15। अब इस सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज 10, तो आपका आंसर आना चाहिए 10 सेंटीमीटर्स। तो यही मैं बात कर रहा था कि ये आपके लिए एक स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन है जहां पे अगर आप कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व हो गए तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। आई होप ये समझ में आया। तो ध्यान ये रखना है एग्जाम्स में कि भाई क्वेश्चन को मुझे एक्चुअली सॉल्व करना है या मुझे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए थोड़े लॉजिकल चीज़ें ट्राई करनी है। चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ए ट्री ऑफ हाइट 10 meter is viewed by a diver underwater at a certain distance from the surface. Determine the apparent height of the tree, और आपको refractive index of water दिया हुआ है। चलिए इसका डायग्राम समझते हैं कि सपोज ये आपका वाटर है,
कोई डाइवर है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्री यहाँ कहीं पे है, इस ट्री से कुछ लाइट रेज आएंगी। अब ये लाइट रेज क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं तो दे विल बेंड इट टुवर्ड्स द नॉर्मल और वो डाइवर की आइज तक पहुंचेंगी। अब इस जो रेज जो आ रही हैं ड्राइवर की आई तक, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये कुछ हमें ट्री की हाइट ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करें, सो दिस इज योर रियल हाइट RH आई एम राइटिंग, और इस हाइट को मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ जो ट्री की दिख रही होगी, दैट इज अपरेंट हाइट। चलिए सॉल्विंग दिस फर्दर, तो लॉजिकली ये समझ में आ रहा है कि ट्री आपका यहाँ पे था, ये आपका ट्री था जो आपको ऊपर कहीं दिख रहा है, ठीक है, ये डाइवर की आई होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है दैट इज व्हाट 4/3, ठीक है। अब मैं उल्टा ले लेता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी 3/4 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अगर हम निकाल रहे हैं व्हेन योर पर्सन इज व्यूइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में कोई चीज़ देखता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट। अब रियल हाइट जो यहाँ पे है ट्री की आपको दी है 10 मीटर और अपरेंट हाइट को मैं ले लेता हूँ से x, रियल हाइट इज 10 मीटर, अपरेंट हाइट इज x। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4, रियल हाइट गिवन इज 10 एंड अपरेंट हाइट आई हैव टेकन एज x। अब x को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x को इधर ले लीजिए, बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 4 × 10/3 विच इज 40 डिवाइडेड बाई 3, जिसको सॉल्व करके आपका आंसर 13.33 मीटर। अच्छा, कैलकुलेशन आपको उतना करना नहीं था, 40/3 डायरेक्टली गिवन है, सो द आंसर विल बी सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following is correct? Resistance of a conductor depends on its mass. Second, resistance of a conductor is directly proportional to its length. Resistance of a conductor depends on the temperature, both B and C. अच्छा, एक्सपेरिमेंटली जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ इंक्रीज करने से बढ़ता है। लेंथ अगर आप डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल होता है, लेंथ 3 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगा। रेजिस्टेंस अगर निकालना हो जब लेंथ को आपने से 50% इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 50% बढ़ता है। तो आई कैन राइट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ऑब्वियसली पहला जो स्टेटमेंट को भी हम फिलहाल टच नहीं कर रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट को देख रहे हैं, तो बी ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला निकालें इन टर्म्स ऑफ लेंथ एरिया, सो वी हैव द फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, जिसमें L और A एज्यूमिंग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, राइट तो L और A प्रैक्टिकली सेम जैसे मान के चल रहे हैं। तो रेसिस्टिविटी इसमें जो है वो जो विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, दिस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, बट कंडक्टर में अगर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? रेसिस्टिविटी पे। और रेसिस्टिविटी खुद किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, विच मीन्स रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो सी भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विच इज बी एंड सी। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ये सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, उस मास से आप जो कंडक्टर बनाएंगे उसका शेप क्या होगा, उसका एरिया क्या है, लेंथ क्या है, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली ए वाला इनकरेक्ट था, आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया है इट टेक्स 20 minutes टू बॉयल ए वाटर इन ए इलेक्ट्रिक केटल बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द कॉइल इन द केटल यूजिंग द सेम पावर सप्लाई। वाटर इज टू बी बॉइल्ड इन 14 minutes, देन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल इज। ये क्वेश्चन अगेन कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी अच्छा है एंड समय भी थोड़ा सा लगेगा। पहली बात, अगर हम किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं मतलब हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट एनर्जी, किसको यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी को। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताता है कि H जो है एनर्जी जो हमने यूज़ की, दैट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला V²/R × T। एक फॉर्मूला ये है। H इज ऑल्सो इज इक्वल टू I²RT, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या H इज इक्वल टू V × I × T। अब इनमें से कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे देयर इज ए कैच, वी आर यूजिंग द सेम पावर सप्लाई, तो ऑब्वियसली V कांस्टेंट है। सेकेंडली, हम वही वाटर को बॉईल कर रहे हैं मतलब हीट भी कांस्टेंट है। जितनी हीट पहले चाहिए थी उतनी हीट एनर्जी बाद में भी चाहिए, बिकॉज हमें सेम वाटर को बॉईल करना है। तो क्या चेंज होगा, चेंज, सिंस यू आर चेंजिंग द लेंथ तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस विल चेंज। सेकेंडली, टाइम हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, मतलब टाइम और रेजिस्टेंस ये दो चीज़ें चेंज होंगी। तो हम दोनों कंडीशंस के लिए इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो H1 आई एम राइटिंग फर्स्ट केस के लिए will be equal to V²/R1, which is the resistance of the wire in the first case, and into temperature, so not temperature, it is time. तो let me write small t लिख लेते हैं या कैपिटल T रहने देते हैं, ठीक है, let it be T1। T denotes time, T क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल T, इस केस में टाइम। सेकेंड केस में H2 will be equal to V² divided by R2 into T2। अब हम एक काम कर सकते हैं, लेट अस राइट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसमें H1 H2 बराबर है, दिस इज गिवन, हम सेम वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन इक्वेट द राइट साइड्स। तो इक्वेटिंग द राइट साइड्स वी हैव V²/R1 T1 इज इक्वल टू V²/R2 T2। जहाँ से V² कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज T1/R1 is equal to T2/R2। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, हम सिर्फ लेंथ को अल्टर कर रहे हैं, एरिया और मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ लेंथ की वजह से चेंज होगा। तो अब एक काम हम छोटा सा और करते हैं, हम रेजिस्टेंस के बदले R इज इक्वल टू ρL/A वाला सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो जहां पे रेजिस्टेंस R1 है, लेंथ हम L1 ले लेंगे, जहां रेजिस्टेंस R2 है वहां पे लेंथ L2 ले लेंगे। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मुझे मिल जाएगा T1/ρL1 और A इसके नीचे आने वाला था विच कम्स इन द न्यूमरेटर इंटू A विल बी इक्वल टू T2/ρ इंटू L2 इंटू A। अब दोनों साइड से आप देख सकते हैं बट A विल गेट कैंसिल, रो एंड रो विल गेट्स कैंसिल। तो मुझे मिल जाएगा T1/L1 विल बी इक्वल टू T2/L2। अब यहाँ पे टाइमिंग को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम क्योंकि आपको मिनट्स में है, आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, बट अगेन यू शुड रिमेंबर कि यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 60 से, तो अल्टीमेटली वो 60-60 कैंसिल होगा। तो मैं ऐसा निकाल लेता हूँ कि L2 और L1 का रेशियो, तो L2/L1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विल बी इक्वल टू T2/T1। अब T2 और T1 की वैल्यूज दे देते हैं। पहले वाले केस में था 20 मिनट्स विच इज T1, सेकेंड केस में इट इज़ 14 विच इज़ T2। तो इसको हम लिख लेंगे 14/20, जिसको सॉल्व करते हैं तो विच इज़ 7/10। तो यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद नाउ आई कम बैक टू द फाइनल पार्ट। यहाँ पे मुझे लेंथ मिल जाती है L2/L1 इज इक्वल टू 7/10 और आई कैन राइट L2 इज 7/10 टाइम्स ऑफ L1। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा L1 माइनस L2। तो L1 माइनस 7/10 टाइम्स ऑफ L1, क्योंकि L2 के बदले वी मेक दिस सब्स्टिट्यूशन। तो L1 यहाँ पे आ गया, बीच में यू हैव 1 माइनस 7/10, जिसको सॉल्व करने से आपका आंसर आता है 3/10 ऑफ L1। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? तो आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको समझ आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. Fleming's left hand rule, in Fleming's left hand rule, which statement is correct? Middle finger shows the direction of electric current. The forefinger shows the direction of motion of conductor. The thumb shows the direction of magnetic field. Middle finger and thumb are not mutually perpendicular to each other. ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बात तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल स्टेट करता है कि आपको लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पर रखना है, जिसमें से फोर फिंगर जो है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर जो है इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अब इस चीज को चेक करते जाते हैं कि भाई मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दिस इज करेक्ट. द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर विल डिपेंड ऑन द फोर्स, और वो किस पे डिपेंड करेगा? थंब के डायरेक्शन पे, थ्रस्ट पे. द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस अगेन इज रॉन्ग, क्योंकि थंब जो है वो क्या शो करता है? फोर्स. मिडिल फिंगर एंड थंब आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस अगेन इज रॉन्ग, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल स्टार्ट ही इससे होता है कि ये तीनों फिंगर्स को या थंब को एंड फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो ये तीन ऑप्शन आपके गलत हैं, बी, सी एंड डी. तो आंसर कौन सा करेक्ट है? सो दैट इज ए ऑप्शन. चलिए मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन. At what angle between the conductor and the magnetic field is the magnetic force acting on a conductor placed in a magnetic field maximum? आप समझ लीजिए, ये अगर आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई कंडक्टर रखा जाए जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है. करंट लेट अस टेक इज I. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय B एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये जो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, लाई कर रही है, दैट इज L, और इनके बीच का कुछ एंगल है. तो फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय BIL साइन थीटा या साइन अल्फा. ठीक है, तो अब इस केस में फोर्स को मैक्सिमम करना है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सो दिस यू कैन नॉट चेंज. करंट कैन बी चेंज, बट फॉर ए गिवन करंट आई भी आपका फिक्स हो गया, लेंथ भी फिक्स है, तो हम मैक्सिमाइज किस चीज को कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली साइन थीटा एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं. एंड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं इज 1, और उसके लिए थीटा जो है हैज टू बी 90, सिंस यू नो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स अगर हम बात करें कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी BIL. तो व्हाट शुड बी द एंगल? तो एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 90. दैट इज सी ऑप्शन. So this was question number 7. So we are almost 50% through with the question paper. आते हैं अब 8th question पे. 8th question में है, if the work done by a motor to lift a 200 kg block to a height h is 29,400 joules, then calculate the value of h. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रेस करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग सम वर्क, और इसमें जो वर्क हम करते हैं दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम उसको स्लोली लेके जा रहे हैं और फाइनली जाके उसकी अगर कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं है, स्पीड उसमें नहीं आई है, तो ऑब्वियसली जो भी हमने वर्क किया दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी. तो अब यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगा लेते हैं कि वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इस केस में mgh हो जाएगा. राइट. अब आपको मास गिवन है कितना? m गिवन है, हाइट गिवन है, सॉरी हाइट यहाँ पे नहीं दी है, हाइट हमें कैलकुलेट करना, सॉरी. हाइट हमें कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली, एंड w आपको दिया है. g की वैल्यू
यहाँ पे जो वर्क दिया है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं भाई 9.8 लेना है, 10 लेना है, आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, बट लेट अस अज्यूम 9.8 लेके चलते हैं बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड दैट वी हैव टू टेक इट एज 10। तो वर्क डन जो हमारा है दैट इज 29,400, मास आपका हो गया 20 नहीं इट इज 200, g की वैल्यू आई हैव टेकन एज 9.8 एंड इनटू h। सो हाउ मच is h? So that is 29,400 divided by 200 into 9.8। दो जीरो तो हम डायरेक्टली एज इट इज कैंसल आउट कर सकते हैं। अब 294 का अगर 9.8 से डिवाइड करते हैं तो दिस टर्न्स आउट टू बी 30 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आपका 15 मीटर आ जाएगा। सो आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है डी ऑप्शन। इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ये लास्ट ईयर के आपके सिलेबस पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 0.02 ग्राम, ग्राम नहीं, it is kg, is stopped by a wooden block at rest. The work done by the block on the bullet is 2500 joules. What is the velocity of the bullet when it hit the wooden block? तो ये कुछ आपका वुडन ब्लॉक है, एक बुलेट आएगी किसी स्पीड से u से और ये इसके अंदर एंटर करेगी, किसी दूर थोड़ी दूर जाने के बाद फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है और इस पे वुडन ब्लॉक जो है इसने बुलेट पे कुछ वर्क किया, सो ऑब्वियसली वो वर्क डन जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये वर्क डन क्या है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक या बुलेट, जो भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में। तो वर्क डन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? तो आंसर इज नेगेटिव लेंगे क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा। तो क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 है तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन को हम ले लेते हैं -2500। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि हो जाएगी ½ mv² माइनस ½ mu², जिसको ½ m मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो विद इन ब्रैकेट्स आई हैव v² माइनस u²। अब इसमें से भी v जो है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमने चेक किया 0 है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2500 आपका वर्क डन था। मास आपका दिया है 0.02, तो दिस बिकम्स 1/2 इंटू 0.02 और साथ में आ जाएगा -u²। अब दोनों साइड से आप माइनस एंड माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 2 इसको कैंसिल कर देगा, 0.01 टाइम बचेगा ये, तो आपको मिल जाएगा u² के साथ में 0.01 इज इक्वल टू 2500। तो u² अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 फॉलोड बाई 4 zeros। टू 5 एंड 4 टाइम्स 0। अब इसके बाद रूट ले लेते हैं, तो इसका रूट आपका आ जाएगा 500 और यहाँ पे क्योंकि हम SI पे वर्क कर रहे थे तो आंसर आपका क्योंकि स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड होगा, तो आंसर शुड बी 500 मीटर पर सेकेंड विच इज बी ऑप्शन। तो दिस अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट पे बेस था। अगर आपको याद होता वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ना कैलकुलेशन वाइज ना कॉन्सेप्ट वाइज। चलिए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। यहाँ पे है बुलेट ऑफ मास 0.25 kg रिलीज फ्रॉम ए गन with an initial velocity of 40 meter per second after hitting a wall comes to rest in 20 seconds। क्या क्या हमारे पास दिया है? हमें मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दिया है, कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है एंड टाइम दिया है। आपसे पूछा रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जो हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, इसको चाहें तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट से, तो आई कैन ऑल्सो राइट
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब विच इज़ नथिंग बट v माइनस यू बाई टी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो उसी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप ऐसा समझ लें। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, आपको m पता है, आपको u पता है, v पता है, t पता है, तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ मैथ्स कैलकुलेशन। तो 0.25 फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 40 थी एंड टाइम टेकन जो था दैट वाज 20। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 0.25, यहाँ से आ जाएगा -2, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा -0.5 न्यूटन। माइनस इंडिकेट कर रहा है रिटार्डिंग फोर्स से। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10th खत्म होता है। अब आते हैं 11th पे। When the distance between two bodies of masses m1 and m2 is doubled, then the gravitational force between them is dash of the initial gravitational force। अब कुछ चीज़ें आप एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। मासेस जो है m1 m2 हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब मासेस को हम डिस्टेंस बिटवीन मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, जिसको हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, दैट इज r। इस डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं पर मासेस को चेंज नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली मासेस तो m1 m2 रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज m1, दिस इज m2, डिस्टेंस जो है डबल हो गया, 2r हो गया। तो फोर्स क्या होगा? तो अगर मासेस चेंज नहीं हो रहे हैं तो वी कैन राइट फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अब ये दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आई कैन राइट फोर्स जो है इट इज सम कांस्टेंट अपॉन r², फर्स्ट केस के लिए, जिसको मैं F1 लिख देता हूँ। सेकेंड केस में यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था F1 है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज F2। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स F2 निकालना चाहूँ तो दैट विल बी k अपॉन 2r का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट k अपॉन 4r²। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर इफ आई राइट दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, दिस एज सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ सेकेंड से, तो आई गेट F1 बाई F2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, के कैंसिल हो जाएगा, 4r² डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आना था। लेट मी राइट kr² अपॉन k अपॉन 4r² था, राइट। तो k एंड k गेट्स कैंसल्ड, r² गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मुझे क्या मिल जाता है यहाँ से, आई गेट F1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F2 और आई कैन राइट F2 इज 1/4 टाइम्स ऑफ F1। चलिए तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया ए ऑप्शन। छोटा सा वैसे लॉजिकली ये चीज़ देखते हैं कि डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस को हमने डबल किया तो ऑब्वियसली आपका फोर्स जो है कम होता, तो इट कैन नॉट बी ए इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब मल्टीपल टाइम्स तो नहीं हो सकता, तो 4 एंड ट्वाइस तो आंसर नहीं हो सकते थे। सेकेंडली डबल करना है और डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर आना है, मतलब 4 टाइम्स आना चाहिए, यानी 1/5 नहीं हो सकता था, तो इट हैज़ टू बी 1/4। तो ये सॉल्व करे बिना भी थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप देखें तो काफ़ी क्विकली ये सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वी हैव 3 more questions to go. The quantity which is constant for a planet revolving around the sun is, पहली चीज केपलर्स लॉ को अगर हम ध्यान में रखें तो वहाँ पे ऐसा है कि जो प्लानिटरी ऑर्बिट की बात करें तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें सन इज प्रेजेंट एट एनी वन ऑफ द फोकस। अब जब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी स्पीड सेम नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। स्पीड कैसे चेंज होती है? जब वो सन से दूर रहते हैं तो उनकी स्पीड कम रहती है, सन के नज़दीक आते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर से आप ये चीज़ समझ सकते थे, जहाँ पे एरियल वेलोसिटी प्लैनेट्स की कांस्टेंट होती है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछा है आपकी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट थिंग स्पीड तो चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी, अब एलिप्टिकल ऑर्बिट है, स्पीड अगर कांस्टेंट भी होती तो भी डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला ½ या v², मास अगर कांस्टेंट है भी तो वेलोसिटी या स्पीड चेंजिंग है, राइट। तो v² कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन।
I hope this again is clear to all of you. Moving on to 13th question. यहाँ पे दिया है which of the following convex lenses will have greater magnifying power. तो मैग्नीफाइंग पावर जो है चलिए मूविंग ऑन टू 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन में गिवन है कॉन्वेक्स लेंस आपके पास है बहुत सारे. अब उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेक्स लेंसेज विल हैव ए ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्नीफाइंग पावर जो है P दैट इज इक्वल टू 1/f. f है फोकल लेंथ और वो होना चाहिए मीटर में. तो पावर आपको डायोप्टर्स में होती है. तो अगर यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पावर कम होगी, एंड फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज़्यादा होगी. इनवर्स रिलेशन है. तो हमें सिंपल सी चीज़ ये देखनी थी कि ये कॉन्वेक्स लेंसेज में लीस्ट फोकल लेंथ किसका है, क्योंकि उसका कन्वर्जिंग पावर सबसे ज़्यादा रहेगा. कॉन्वेक्स लेंस अब मान के चल रहे हैं भाई रेयरर मीडियम में रखे हुए हैं तो दे विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंसेज. तो यहाँ पे अगर कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं और सबसे लीस्ट फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 है. तो आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन. डायग्रामेटिकली अगर आप समझना चाहें तो ये एक पतला सा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दूर होगी. एक पैरेलल लाइन अगर रे आती है सपोज तो वो इस फोकस से पास करेगी, लेकिन इसके बदले अगर एक थिकर लेंस है और उसका फोकल लेंथ नज़दीक है और यहाँ से अगर सेम डिस्टेंस पे पैरेलल रे आती है तो वो इस फोकस से पास करती है. ये रे रूल्स के हिसाब से हमने ड्रॉ किया. तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जिंग ज़्यादा हो रही है जहाँ पे फोकल लेंथ कम है. यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कन्वर्जिंग कम है. तो ऑब्वियसली पावर किसकी ज़्यादा रहेगी, जिसकी फोकल लेंथ लीस्ट है. तो आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन. यहाँ पे पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 14 में, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 will produce a real and smaller image. कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? तो जो सिंपल सा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है रे डायग्राम्स. अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें सपोज मैं फोकस F1 डिनोट करता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. ये डिस्टेंस हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ F1. अगर आपको रियल इमेजेस बनानी है तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से f तक होना चाहिए, ये आपको मालूम है. अगर मुझे एनलार्ज इमेजेस बनानी है तो वो उस केस में ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए 2f से लेके कहाँ तक, ऑप्टिकल सेंटर तक. अब ये है मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड और ये है रियल. इसके बाद है वर्चुअल. तो अब मुझे समझ में आ रहा है रियल चाहिए और स्मॉलर चाहिए, तो आपका इतना पोर्शन तो हमें हटा देना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, 2f से और 2f1 से आगे की तरफ. कहाँ तक, अप टिल इन्फिनिटी. ठीक है. तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ है 10. अगर ये डिस्टेंस आपका 10 दिया हुआ है तो दिस डिस्टेंस ऑब्वियसली इज 20 सेंटीमीटर. तो आपको ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के बाद रखना. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 20 से बड़ा है, विच इज ऑप्शन डी. ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मैंने तो फिर भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम दिया, पर अगर आपको ये रे डायग्राम्स याद हैं तो दिस क्वेश्चन वुड नॉट हैव टेकन मोर देन आई वुड से हाफ ए मिनट. 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर फ्लैट आप सॉल्व कर सकते थे. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. The distances traveled by a body falling freely from rest in the second and the third seconds are in the ratio. अब ये क्वेश्चन जो है ये है आपका 9th स्टैंडर्ड से, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेकंड में आपसे डिस्टेंस निकालने को पूछा गया है. तो उसके लिए यू मस्ट हैव स्टडीड कि डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1. अब इसमें एक चीज़ है, द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
मतलब u जो हमारा है दिस इज 0, n इज द सेकेंड, कौन से सेकेंड की बात कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन जो है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो तो g रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, एंड वी हैव टू टेक द रेशियो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सेकेंड के लिए अगर मैं पूछूं सेकेंड में कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, सो द वैल्यू मतलब द फॉर्मूला विल बी g/2 इंटू 2 -1, एंड थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो g/2 इसमें भी रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड कौन सा था, थर्ड सेकेंड था, एंड -1। अब रेशियो बोला है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड कर देते हैं। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ s सेकेंड अपॉन s थर्ड, g/2 एंड g/2 ऑब्वियसली विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 2 -1 अपॉन 2 इंटू 3 -1। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 - 1 इज 3 एंड 6 - 1 इज 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:5, दैट इज ऑप्शन ए। सो दिस अगेन वाज रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, ऑल्दो लास्ट ईयर के सिलेबस से है पर बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो आपने खुद देखा कि ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन शायद ऐसे थे या 4 क्वेश्चन जो कि थोड़े कैलकुलेटिव थे, बाकी काफ़ी क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के सिलेबस के थे और करंट जो आपने इस साल पढ़ा है। तो पेपर आई होप सभी ने काफ़ी अच्छा किया होगा और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का भरपूर फ़ायदा ले पाएंगे। थैंक यू।